हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि जो द्रव्य का वर्गीकरण होता है वो कितने रूपों में किया गया था, जिसमें मैंने भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण बताए थे। फिर भौतिक अवस्था के आधार पर उस द्रव्य का वर्गीकरण करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद फिर रासायनिक वर्गीकरण हुए थे। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ था, जिसमें शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ आए थे। फिर शुद्ध पदार्थ को आपने क्लासिफाई किया था, वो आपके थे तत्व और यौगिक में। तत्व को फिर से हमने कैटेगराइज किया हुआ था, जिसमें धात, अधात और उपधातु आए थे। यौगिक को हमने क्लासिफाई किया था अकार्बनिक और कार्बनिक में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था समांगी और विषमांगी मिश्रण को लेकर। ये टॉपिक हमारा पिछले वीडियो में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के जो आगे के टर्म्स हैं, जिसमें हम कुछ एम्पिरिकल फार्मूले को लेकर के, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और उस पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उनकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। देखिए, वीडियो आप सभी लोगों से ये कहा जाता है कि अंत तक देखा करें। साथ ही साथ जो वीडियो में कुछ भी अगर आपको त्रुटियां दिखती हैं, कुछ भी ऐसे डाउट्स होते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी सिंपलाइजेशन अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट आपको दिया गया, ये है सोडियम, है ना। तो सोडियम में यहां पर जो लिखा जाता है, इस साइड में जो दिखाया जाता है वो इसका क्रमांक होता है ना, और इसके ऊपर जो लिखा रहता है ये इसका भार होता है। मतलब ये वाले जो नंबर्स आपको बताए जाते हैं ये परमाणु भार को शो करते हैं। किसे? परमाणु भार, जिसको आप द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और यहां जो नंबर लिखे जाते हैं इसे आप परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक, समझ रहे हैं सब लोग? तो यहां पर इसका बताने का मतलब क्या हुआ, और ये आपका तो क्या है, एलिमेंट ही है, अर्थात तत्व है। ये तत्व है, इसको आप मॉलिक्यूलर वेट बोलते हो। मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट होता है, एलिमेंट, और ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो देखिए आपको ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं, जब आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, एक एम्पिरिकल जो फार्मूला होगा उसकी चर्चा आप करेंगे, और उसके द्वारा आप किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, इस चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इसकी जानकारी होनी हमको जरूरी है। दूसरी बात, जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होता है मैक्सिमम केसेस में आपको वो मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट आपको पता भी होंगे, तो उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत ऐसे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे, जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा होगा इसमें सबसे पहला मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फार्मूला, ये। तो मूलानुपाती सूत्र में आप पहले ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कोई भी अणुसूत्र आपको दिया गया, ठीक है, उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं, अणुसूत्र में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का, अणुसूत्र में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरल अनुपात को जो व्यक्त करता है वही कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक में उपस्थित
विभिन्न परमाणुओं को सरल अनुपात में व्यक्त करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से सुनिए। क्या कहा मैंने कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उसके सरल अनुपात में व्यक्त करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। जैसे हमने एक फार्मूला लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है ना। किसी यौगिक, मैंने ये आपसे कहा तो यौगिक मुझे मिल गया ग्लूकोज, उपस्थित परमाणुओं को सरल अनुपात, परमाणु देखिए कार्बन के परमाणु कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 12 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 हैं। इनका सरल अनुपात ये कितने सरल रूप से लिखे जा सकते हैं? 6 से डिवाइड करिए, 1:2:1। क्या इससे सरल और हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमें यहां पर जो भी रेशियो दिखाने हैं वो एक कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव, ठीक, अर्थात वो नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं कि सर हम इसको 1/2 लिख दें, 0.5 लिख दें, ऐसा कुछ, तो ये चीजें आपको इसमें मेंशन नहीं करनी है। मेंशन क्या करना है? एक परफेक्ट वैल्यू हो, अर्थात वो एक इंटीजर हो, इंटीजर वो भी कैसा? पॉजिटिव वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें जो मैंने बताया 1:2:1 का रेशियो। अब एक क्या था? कार्बन, 2 क्या है? हाइड्रोजन, और अगला क्या है? ऑक्सीजन। तो ये है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है और ये उसका अणुसूत्र है। ठीक, हम एक पूरे कंपाउंड को अगर लेके बात करते हैं, एक कंपाउंड की अगर आपसे चर्चा करते हैं, जब भी उसके परसेंटेज दिए जाते हैं, उनमें एलिमेंट के परसेंटेज दिए जाते हैं, तो उनकी सहायता से भी हम मूलानुपाती सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और जब मूलानुपाती सूत्र हमको मिल जाता है तो उसकी सहायता से भी हम अणुसूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चर्चा जो आपसे करने वाले हैं वो ये है कि जैसे मूलानुपाती सूत्र तो मैंने आपको बता दिया। अब बात ये आती है कि मूलानुपाती सूत्र के आप द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे, अणुसूत्र के द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो चीजें आपको यहाँ ऊपर बताई गई उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी सहायता से ही हम उसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। मोलर द्रव्यमान को ही आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, मोलर मास कहते हैं, उसी को अणुभार भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो आइए चेक करते हैं कैसे निकलेगा ये चीजें समझ में आई आपको? एक बार इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करके। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए चेक करते हैं पहले। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था C6H12O6, ये मैंने दिया था कंपाउंड। एग्जाम में क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया जाएगा। कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। ठीक, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब मैंने अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट मुझे दिया गया है और मैंने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला हुआ था, CH2O था। अब अगर कहता मुझसे ये कि इसके मूलानुपाती सूत्र की, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भार की गणना करनी है, मूलानुपाती सूत्र भार की गणना करनी है, अणु भार की गणना करनी है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो करना क्या है आपको? जो भी यौगिक या जो भी उस यौगिक के द्वारा मूलानुपाती सूत्र मिलता है उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल, समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल जो होता है उसी के द्वारा उनका योगफल ज्ञात करके आप उसके मोलर द्रव्यमान, उसके मूलानुपाती सूत्र भार, इनकी गणना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आइए चेक करते हैं। देखिए, मैंने ये दिखाया था C6H12O6। इसकी अगर मैं चर्चा करूं आपसे तो देखिए क्या है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी यहां दिख रही है? 6, और एक कार्बन का भार कितना बताया जा रहा है? 12। तो करना क्या है, मुझे क्या बताएगा? उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल,
समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। तो आइए चेक करते हैं। देखिए कितने परमाणु थे, 6, और यहाँ पे एक का भार 12 है। अब आप ये सोच रहे हैं सर, आप बता रहे हैं कि भाई योगफल, अब योगफल मतलब क्या होगा कि मैं 6 बार अगर 12 लिखूं, 12 धन 12 धन 12 ऐसे 6 बार लिखूं तो काफी लंबा स्पेस लेगा ना। तो अगर मैं उसी को 6 से गुणा कर दूं तब भी तो रिजल्ट वही आएगा भाई। 12 से अगर आप 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 72 आया, 72 मिल गया। अब 12 को आप 6 बार लिखिए, 12 धन 12 धन 12 तब भी तो 72 आएगा ना, जोड़ लीजिएगा। तो वही चीज आपको यहाँ समझाई जा रही है। तो 12 गुणे 6 फिर धन। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, उनकी संख्या 12 है, और एक हाइड्रोजन का भार कितना बताया गया, 1 बताया गया। तो 12 गुणे 1 हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, एक ऑक्सीजन का भार कितना है, 16 है, 16 गुणे 6 हो गया। क्लियर हो रही बात। चलिए अब देखिए 12 से 72 हो गया, प्लस 12 के 12 प्लस 16 से क्या 96 है ना। देख लीजिएगा पूरा भाग। तो 6 2 8 2 10, एक बचा 9 1 10 11 और 7 18, 180 आ गया इसका मोलर मास, अर्थात मोलर द्रव्यमान ना। इसी मोलर द्रव्यमान को आप अणुभार भी कहते थे, ठीक है। मोलर द्रव्यमान को ही आप क्या कहते थे, अणुभार कहते थे। क्लियर हो रही है। अब इसी के द्वारा अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने इसे 6 से डिवाइड किया हुआ था तो भाई आपको ये रेशियो मिला था। अब अगर मैं 6 से इसमें डिवाइड कर दूं तो मुझे इसकी मूलानुपातिक सूत्र भार मिल जाएंगे। मतलब मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो इसका 30 आ जाएगा, और 30 इसकी तरह कैसे आएगा ये भी चेक करके दिखा देता हूं। आइए, इस कार्बन का हो गया 12, इसका हो गया 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, और इसका हो गया 16। तो 12 प्लस 2 प्लस 16 ऐड करो 30 आएगा, ठीक। तो अगर आपको उसका मोलर द्रव्यमान पता है, रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद वो नंबर आपको पता है जिससे आपने डिवाइड किया है, डिवाइड करके आप उस नंबर को फिर से गेन कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपने क्या सीखा, मोलर द्रव्यमान कैसे निकल रहा है, साथ ही साथ आपने इसका मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। इंपिरिकल फार्मूला इसका जो था उसका वेट कैसे निकाल रहे हैं ये मैंने आपको बताया, और यहां पर मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा ये मैंने बताया, ठीक। ये चीजें यूजुअल हैं। अगर आप आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो ये चीजें आपके माइंड में अच्छे से फिट होनी चाहिए, तभी आप बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज ये चीजें हमेशा आपके मन में एक संदेह उत्पन्न करेगा। यदि इसमें कहीं कुछ डाउट्स लगते हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे। मैंने आपको समझाया अभी कि कोई कंपाउंड अगर आपको दिया गया है, ठीक, कोई कार्बनिक हुआ या कोई भी ऐसा हुआ, इनमें कोई भी कंपाउंड हुआ, उस कंपाउंड में उसके परसेंटेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा इंपिरिकल फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया जाएगा, एलिमेंट दिया जाएगा, 20 तत्व दिए जाएंगे, उनका परसेंटेज दिया जाएगा, 20% मात्रा दी जाएगी, उनका मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा या एटॉमिक वेट कह सकते हैं यहाँ पे भी, 20 परमाणु भार दिया जाएगा। फिर उसका हम एक आपेक्षिक अनुपात फाइंड करेंगे, आपेक्षिक रिलेटिव रेशियो जो होता है आपेक्षिक अनुपात, और फिर लास्ट में आता है आपका एक सरल अनुपात। क्या आता है, सरल अनुपात। इस तरह से ना ये चीजें आपको बनानी होती हैं, और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको रटनी है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। एक बार अच्छे से समझिए, ये श्योर रहिए इस बात के लिए कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए सपोज करिए कि एक कंपाउंड आपको ऐसा दिया गया जिसमें कहा गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कुछ % मात्रा इतनी दी है। कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो भी परसेंटेज आपको दिए जा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, जिसका भी होता है, तो कार्बन और अतिरिक्त जितने भी दिए गए सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। जब सबको आप ऐड कर लेते हैं, अगर उसका टोटल 100 आ गया तो भाई जितने दिए गए एलिमेंट उतने ही रहेंगे,
बात मेरी समझ रहे हैं सब लोग? मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं उन सब के परसेंटेज का जब आप टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद यदि आपको उसकी वैल्यू 100 मिल गई तो समझिए उसके अतिरिक्त उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अदरवाइज अगर वो 100 नहीं आता तो इसका मतलब उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परसेंटेज को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए क्या है कि आपको जितने एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए गए हैं उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद 100 से माइनस करना है, मतलब 100 से घटा देना है। 100 से घटाने के बाद जो नंबर आपको मिलेंगे वो ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोल दिया कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है वो 24%, हाइड्रोजन जो है वो 12%, शेष ऑक्सीजन है। तो भाई 24 और 12 36 हो गए। ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालेंगे? 100 से माइनस करके। ठीक है, तो 100 से अगर हमने माइनस कर दिया तो जो वैल्यू आई यानी 64 हमको मिल गई ऑक्सीजन की मात्रा ना। ये कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऐसा रहेगा उसमें आप यूज करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे जो एलिमेंट्स दिया जाएगा उसकी प्रतिशत मात्रा दी जाएगी। ठीक है, फिर परमाणु भार, उसका परमाणु भार जैसे कार्बन है उसका दिया जाएगा 12 है, हाइड्रोजन उसका 1 है, इसकी रियल वैल्यू जो जैसे हाइड्रोजन है 1.008 है, कार्बन का है 12.001 है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन का है 15.99। तो इसमें एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको दी जाती है ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सके। तो यहां परमाणु भार मिल जाएगा। अब बात आप जो यहां समझने वाली आती है, ये चीजें तो हमको मिली, अब जो मुझे करना है उसकी बात करनी है। तो यहां मुझे आपेक्षिक अनुपात निकालना है। ठीक है, आपेक्षिक अनुपात कैसे निकाला जाएगा ये समझना है। तो कैसे करेंगे? देखिए आपको जो प्रतिशत मात्रा दी जाएगी उसका, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रतिशत मात्रा उसकी दी जाएगी उसे दिए गए परमाणु भार से आप डिवाइड करेंगे। दिए गए परमाणु भार से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो जो वैल्यू यहां मिलेगी वो होगी इसकी आपेक्षिक अनुपात, जिसको आप रिलेटिव रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आई? अब आगे देखिए इस सरल अनुपात को कैसे निकालेंगे। सरल अनुपात को निकालने का तरीका क्या है कि जो आपेक्षिक अनुपात आपको दिए गए हैं उस आपेक्षिक अनुपात में जो सबसे छोटी वैल्यू दिखे, जो सबसे छोटी वैल्यू दिखे उसी से सभी आपेक्षिक अनुपात को डिवाइड कर दीजिए, सभी आपेक्षिक अनुपात को भाग दे दीजिए। भाग देने पर जो नंबर आपको मिलेंगे वही है आपका सरल अनुपात। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, फिर से सुनिए। मैंने क्या कहा? आपेक्षिक अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। आपेक्षिक अनुपात मैंने आपको बताया कि आप जब आपेक्षिक अनुपात को निकालते हैं तो उसमें जो तत्व की प्रतिशत मात्रा दी जाएगी उसको उस तत्व के परमाणु भार से डिवाइड करना है। तत्व के परमाणु भार से डिवाइड करना है। जब आप परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो उसका आपेक्षिक अनुपात होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अब जब आप आपेक्षिक अनुपात निकाल चुके, अब बात आती है कि उसका हम सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, सरल अनुपात कैसे निकालेंगे। तो सरल अनुपात निकालने के लिए मैंने बताया कि जो वैल्यू आपको इसमें दी गई है, आपेक्षिक अनुपात जो आपने लिया हुआ है उसमें सबसे छोटी वैल्यू चुनिए। सबसे छोटी वैल्यू चुनने के बाद उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आपको प्राप्त होगा वही कहलाएगा उसका सरल अनुपात। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैं बस एक केवल फार्मूला यहाँ पे डिराइव नहीं करवा रहा हूं, मैं मेथड बता रहा हूं और कैसे आप फार्मूले को डिराइव करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए देखिए, मैंने देखा है तत्व दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दिया है। अब आप यहां मान लीजिए कि कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा दी गई है वो आपको मिल गई यहाँ पे 36। ठीक, हाइड्रोजन की जो मिल गई वो 12 और इसका जो मिल गया वो मिल गया यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके 4 48
तो इसको ऐसा करिए 24 लिख देते हैं, इसको 64 कर देते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन मिलेगा देख लीजिए। इसका भार दिया 12, इसका हो गया 1, इसका हो गया 16। ठीक है, अब देखिए आपेक्षिक अनुपात मैंने क्या बताया कि जो प्रतिशत मात्रा दी गई है उसको उसके परमाणु भार से डिवाइड करना है। तो क्या है 12 गुना 24, ये वैल्यू मिल गई। फिर देखिए 12 बटे 1, भाई यहां 12 आ गया। ऐसे ही 64 बटा 16, 16 चौका 64, ये क्या मिला आपेक्षिक अनुपात मिला, है ना। अब मुझे चाहिए क्या सरल अनुपात चाहिए। तो सरल अनुपात कैसे मिलेगा, मैंने आपसे बताया आपेक्षिक अनुपात में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, जो न्यूनतम मान होगा उसका, उससे सभी को डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा इसमें से कौन सा दिख रहा है, 2 ही तो है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 1 आएगा। 2 को 12 से 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 2 को 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगी। अब जो वैल्यू यहाँ पे सरल अनुपात में मिली है आप उसी के रूप में अरेंज कर दीजिए। देखिए तो जो यहाँ मिलेगा वो मूलानुपाती सूत्र होगा। क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। देखिए कार्बन कितने हैं, एक कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन लिख दिए। और ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से आप मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा सबको। चलिए एक थोड़ी सी इसमें और जोड़ लेते हैं, बस ज्यादा नहीं है इसमें। जब आप मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं इसका, है ना, मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं, तो अगर कभी कभी वो आणविक सूत्र की बात करता है प्रश्न में, इसकी आणविक सूत्र की बात करता है अगर प्रश्न में, तो कैसे निकालेंगे, तो वो होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का होल एन। होल एन मतलब यहाँ पे एन से गुणा समझिए। अब मूलानुपाती सूत्र जो आपको मिला और एन कहां से आएगा ये देखना है। तो एन जो होता है, ये आपको जो एन मिलेगा वो आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, अभी निकालने का तरीका बताया मैंने। आणविक द्रव्यमान या आणविक भार जो आप क्या होते हैं उसको आप रखिए, एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आपको आणविक सूत्र मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और इसमें आप इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए एक बार अच्छे से। कुछ भी कहीं डाउट्स होता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, साथ ही साथ लाइक किया कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।